नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि चढ़ावा चोरी के मामले में जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी घरों पर तलाशी ली गई है। एक साथ वहां पर छापेमारी की गई और आज जो है उनके अकाउंट जो एसबीआई बैंक के अकाउंट है उनको कहीं ना कहीं खंगाला जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि ट्रस्ट के जो महासचिव है चंपत राय, उनका भी बयान दर्ज किया गया और एक बड़ी जानकारी है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से चढ़ावा चोरी में जो आरोपियों के पास चीजें बरामद हुई हैं वो इस कड़ी में बड़ी महत्वपूर्ण है। पुलिस इनकी रिमांड लेने की कोशिश करेगी और पूछताछ करेगी कि आखिरकार उन्होंने कब से इस चोरी को अंजाम देना शुरू किया था और कई जो सवाल हैं, जो अनसुलझे सवाल हैं, जो अभी भी जिनका जवाब एसआईटी को, पुलिस को जानना है, उसके बारे में भी जानकारी इकट्ठा करने का काम करेगी और कहीं ना कहीं पुलिस आज इन आरोपियों की रिमांड लेने की बात करेगी। तो अपने आप में एक बड़ा मामला है और इस बड़े मामले में लगातार कार्रवाई जारी है। एसआईटी की रिपोर्ट के बाद ही 2 दिन बाद ही एफआईआर लिखी गई और उसके बाद गिरफ्तार किया गया 8 लोगों को और 8 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद उनसे जो उनके यहाँ जो तलाशी ली गई, उनके पास से जो चीजें बरामद हुई, उसको लेकर के कार्रवाई का दौर जारी है। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर के जो अपील की गई थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी कोर्ट खुलने दीजिए, उसके बाद होगा, इतनी जल्दबाजी क्या है। इसके साथ ही एक और खबर है कि अयोध्या में जो अधिवक्ता है उन्होंने साफ तौर पर इन 8 आरोपियों का केस लड़ने से मना कर दिया है और उन्होंने बोला है कि ये आस्था का विषय है, करोड़ों श्रद्धालुओं का विषय है, ऐसे में इन आरोपियों का केस हम नहीं लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं जो आरोपी हैं उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और इनके लिए सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं जो अयोध्या का ये पूरा मामला है, जो राम मंदिर से जुड़ा है, जहां पर चढ़ावा चोरी को लेकर के 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, धीमे धीमे जो जांच है वो आगे बढ़ रही है और हर एक पहलू की जांच की जा रही है। एसआईटी ने कहीं ना कहीं मुख्य बिंदुओं को साफ तौर पर इसमें जोड़ा हुआ है और हर एक चीज, हर एक एंगल से जांच करती हुई दिखाई दे रही है और इसी का असर है कि आज इस बड़े कांड में, जो चढ़ावा चोरी का कांड है, इसमें जो आरोपी हैं उनसे एक एक चीजें पूछ पूछ कर उनसे हर एक चीज उगलवाने का काम किया जा रहा है। फिलहाल आज रिमांड पर क्या मिलता है पुलिस को, ये देखने वाली बात होगी। अब चलते अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो आज की बड़ी खबरें उनके शहरों की है हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले हम चलते हैं जितेंद्र के पास, बस्ती से हमारे साथ जुड़े हुए। जितेंद्र, बस्ती से कौन सी खबर है? बिल्कुल अखंड, जिस तरीके से बड़ी खबर की बात की जाए बस्ती से, तो कहीं ना कहीं अखंड जिस तरीके से प्रधानमंत्री की बात की जाए या मुख्यमंत्री जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए, जिस तरीके से आयुष्मान कार्ड का लाया गया था कि जो गरीब लोग हैं उनका कहने का इलाज जो है सुचारू रूप से हो सके, सस्ते में हो सके, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं अब इसी आयुष्मान कार्ड को एक फर्जी तरीके से बात की जाए तो धन उगाही का कहीं ना कहीं एक नियम बना लिया गया है। क्योंकि जिस तरीके से अब जिस तरीके देखा जा रहा है कि कुछ लोगों के पास फोन आ रहे हैं, फोन आके कहा जा रहा है कि आप हॉस्पिटल में आइए और अपना आयुष्मान कार्ड की केवाईसी कराइए। जब वो केवाईसी कराने वहां पे जाते हैं तो अंगूठा लगाने के बाद में उनके जो आयुष्मान कार्ड में जो धनराशि होती है वो कहीं ना कहीं धनराशि डिडक्ट हो जाती है उसमें से। तो ऐसे कई मामले लगातार सामने आ रहे हैं। फिलहाल इस मामले में जो पीड़ित व्यक्ति ने जिलाधिकारी को एक एप्लीकेशन दिया है, कार्रवाई की मांग की है, IGRS भी किए गए। लेकिन क्योंकि ऐसा मामला लगातार देखने को मिल रहा है, कहीं बस्ती की बात नहीं, पूरे प्रदेश की बात की जाए, तो ऐसे लगभग देखा जाता है कि आयुष्मान के नाम पे कहने के जिस तरीके से फर्जी की बात की जाए या केवाईसी के नाम पे या जो इलाज चलते हैं उसके नाम पे बहुत ज्यादा प्रचलित, तो ऐसे लगातार मामले देखने को मिलते हैं। फिलहाल इस मामले में डीएम को ज्ञापन दिया, चिट्ठी दी गई है और जो है IGRS भी किया। अब देखना होगा क्या इसमें कार्रवाई होती है, किस तरीके से जांच की जाती है, क्या खुलासा होगा, ये देखना होगा। हाँ, आदित्य, सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार ये जो आरोपी हैं या जो ठगी के जो गैंग इस तरीके से संचालित हो रहे हैं, ये लोगों को कहाँ बुला करके उनका थंब इम्प्रेशन लेते हैं, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। क्या हॉस्पिटल के अंदर ही उन लोगों को बुला के थंब इम्प्रेशन लिया जाता है, उसके बाद से उनके आयुष्मान कार्ड से जो राशि है वो कट जाती है? बिल्कुल अखंड, जिस तरीके से जो ये सबसे बड़ी चीज है कि उन्हें हॉस्पिटल बुलाया जाता है, फोन कर के वहाँ बुलाने के बाद में उन्हें जो है अंगूठा लगाया जाता है। अंगूठा लगाने के बाद में इस तरह की चीजें जो है केवाईसी नाम पे उनसे ये कहता है। फिलहाल ये अभी तक जो मामला आया है, जो वीडियो सामने आए हुए जिसमें बयान दिए हैं, तो साफ तौर पर यह था कि हॉस्पिटल से उनको फोन आया था और हॉस्पिटल में जाके वहां पर उन्हें अंगूठा लगाया, फिर उनके साथ इस तरीके से धोखा हुआ। हाँ, यानी जितेंद्र, अगर आरोपियों ने हॉस्पिटल का इस्तेमाल किया है इस तरीके के गैर कानूनी काम के लिए, इस तरीके की ठगी का, तो कहीं ना कहीं तो वो हॉस्पिटल वाले भी जिम्मेदार हैं।
कि हॉस्पिटल की मिली भगत से तो नहीं इस तरीके के पूरे गिरोह को संचालित किया जा रहा हो, इस तरीके की चीजें वहां से संचालित हो रही हो, उसमें हॉस्पिटल के लोगों की भी मिली भगत हो। क्योंकि कई बार ऐसा मामला आता है सामने कि जो छोटे छोटे अस्पताल होते हैं वहां पर आयुष्मान कार्ड के लिए लोगों को बुलाया जाता है या फिर उनका झूठा इलाज करवा करके दिखवा करके उनकी भर्ती कर ली जाती है, उनके नाम पर पैसे भी ले लिए जाते हैं। और अगर इस तरीके से थंब इम्प्रेशन बुला करके हॉस्पिटल के अंदर लिया जाता है तो हॉस्पिटल भी कहीं ना कहीं से जिम्मेदार है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? देखिए जिस तरीके से जो IGRS किया गया है, डीएम को ज्ञापन दिया गया, उसके बाद देखा जाएगा क्या कार्रवाई होती है। लेकिन ये सबसे बड़ी चीज़ है क्योंकि जिस तरीके से आदमी केवाईसी के नाम पे, क्योंकि एक प्राइवेट हॉस्पिटल में बुलाना, वहाँ केवाईसी के नाम पे जो है अंगूठा लगवाना, फिर पैसे डिडक्ट हो जाना, तो कहीं ना सवालिया निशान ये खड़ा होता है, क्या प्राइवेट हॉस्पिटल को ये ऑथराइज किया गया है कि आप केवाईसी कीजिए मरीजों का, या सरकारी हॉस्पिटल या सीएम ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या कोई उनकी टीम हो जो इसको केवाईसी करे। लेकिन सवाल ये उठता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके वहाँ पे केवाईसी करना, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल डीएम को एप्लीकेशन दिया गया है, क्या जांच होती है, क्या कार्रवाई होगी, ये देखना होगा। बिल्कुल जितेंद्र, इस पूरी खबर पर जरूर नजर बनाए रखिएगा क्योंकि जिस तरीके से अब आयुष्मान कार्ड लोगों की जिंदगी बचाने का काम करता था, गरीबों के लिए एक सपना था क्योंकि बहुत अधिक पैसा इलाज में खर्च होता था। सरकार ने उन गरीबों को ध्यान में रख करके पूरी की पूरी योजना ये लाई थी, लेकिन अब इसका मिसयूज हो रहा है। हमने कई जगह लखनऊ में भी देखा किस तरीके से एसटीएफ ने खुलासा किया था कि आयुष्मान कार्ड के नाम पर लोगों को ठगने का काम किया जा रहा है। पूरे के पूरे गैंग था जिसमें हॉस्पिटल से लेकर के इंश्योरेंस कंपनी वाले की भी मिलीभगत थी। और अब जिस तरीके से आपने आज एक और खबर बताई है बस्ती से जुड़ी हुई है, ये अपने आप में बड़ी बात है, सवाल खड़े करती है कि किस तरीके से कुछ लोग, कुछ गैंग आयुष्मान कार्ड जो गरीबों के लिए एक बहुत बड़ी आर्थिक सहायता है, जब वो बीमार पड़ते हैं या उनके साथ किसी तरीके की कोई दुर्घटना घटित हो जाती है और उनको एक इमरजेंसी फंड चाहिए होता है अस्पताल में, वहां पर इस इमरजेंसी फंड का, आयुष्मान कार्ड का किस तरीके से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, ये अपने आप में बड़ी बात है। फिलहाल इसमें कहीं ना कहीं अस्पताल की और उनसे जुड़े हुए लोगों की भूमिका भी तलाशने का काम करेगा और उनकी क्या इस पूरे प्रकरण में भूमिका है, इसको भी हमारे दर्शकों को बताने का काम करेगा। और साथ ही साथ पुलिस ने इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई की है, इस पर भी जरूर नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं जितेंद्र ने एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर साझा की और सबसे बड़ी बात है कि आयुष्मान कार्ड का किस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है, किस तरीके से जो ये गैंग है, जो सक्रिय है, जो लोगों को ठगने का काम करते हैं, बिना इलाज के ही उनके खातों से पैसा डेबिट हो जाना अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन इसके साथ ही और भी कई गिरोह सक्रिय हैं जो साफ तौर पर लोगों को आयुष्मान कार्ड के जरिए न सिर्फ धन उगाही करते हैं बल्कि गलत डेटा दे करके सरकार को भी चपत लगाने का काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाइयां इससे पहले लखनऊ में भी हो चुकी हैं और बस्ती से जिस तरीके से जितेंद्र ने बताया, ये भी अपने आप में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। एक खबर और भी है, राजधानी लखनऊ से है, राजनीति से जुड़ी हुई है। यहाँ पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने लोहिया जी के परिवार वालों से मुलाकात की है और उनसे उनका कुशल क्षेम जाना है। सबसे बड़ी बात है कि ये मुलाकात कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में अब चर्चा का विषय बन चुकी है और कहीं ना कहीं इस मुलाकात के बाद नए सवाल खड़े हो गए हैं और जो राजनीतिक जो दूसरे दल के लोग हैं, चाहे समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, वो इस पर कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। और जो समाजवादी पार्टी के नेता है सुनील सिंह साजन, उनका कहना है साफ तौर पर कि लोहिया जी ने जिस तरीके का सपना देखा था उस सपने को केवल समाजवादी पार्टी ही आगे बढ़ाती है और कहीं ना कहीं तंज कसा है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की इस मुलाकात पर। तो साफ तौर पर जो राजनीति है, 2027 का इलेक्शन है, उससे पहले जिस तरीके से ये एक मुलाकात है और इस मुलाकात के बाद कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में हलचल है, उसको लेकर के साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से राजनीति जो है वो तेज हो चुकी है। क्योंकि समाजवादी पार्टी लोहिया जी की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम करने का दावा करती रही और अब ऐसे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की उनसे मुलाकात अपने आप में कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई। हमारे साथ इंद्रवीर जुड़ चुके हैं रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी खबर है रायबरेली से आज की? देखिए अखंड, हमारी मौजूदगी अगर मैं बात करूं रायबरेली के तिलक भवन में है और ये तिलक भवन कांग्रेस कार्यालय है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये तमाम सारी गाड़ियां और तिलक भवन के पीछे का ये दृश्य है और अंदर अभी हमारी बात भी हुई है क्योंकि अभी और तमाम सारे पत्रकारों के साथ बिजी है। केएल शर्मा जो अमेठी से सांसद हैं और वो आज अपने जोशी रायबरेली पहुंचे हैं और उन्होंने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, एक बड़ा हमला बोला है सरकार के ऊपर। और सरकार में सबसे बड़ा हमला अगर मैं बात करूं तो नीट परीक्षाओं को लेकर के जिस तरीके से पेपर लीक उस पर, और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली सांसद राहुल गांधी जब राजस्थान पहुंचे और उन्होंने छात्रों के साथ एक संवाद किया और उस संवाद में बड़ा मंच था और बड़े मंच पर उसको लेकर के वो जन जन तक ये आवाज पहुंचाना चाहते हैं। हर एक लगभग अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश के एक बड़े स्तर पे जहां पर जैसे यूनिवर्सिटी या ऐसी तमाम सारी गतिविधियां देख रहे हो, इसके बाद प्रयागराज उनका जो है एक
छात्र संवाद होगा, जिसमें रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर और तमाम सारे इर्द गिर्द के जितने जिले हैं रायबरेली से, वो तमाम सारे वहां से जो छात्र का संगठन है वो पहुंचेगा और उनसे राहुल गांधी का संवाद होगा और राहुल गांधी इस टॉपिक पर बात करेंगे जो पेपर हाल में ही पेपर अगर मतलब टीईटी का फिर जो है लीक हुआ है महाराष्ट्र में, उसको लेकर के अब ये नाम जो अभी जिस तरीके से पेपर लीक हुआ नीट का, उसके बाद टीईटी का, इस तरीके तमाम सारे पेपर जो लीक हो रहे हैं उन पर अब विपक्ष हमलावर है। और विपक्ष में अगर बात करें कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जिस तरीके से लगातार सवाल उठा रहे हैं, वो जनसंवाद छात्रों के नेताओं से या छात्रों से कर रहे हैं, उसको लेकर के ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रायबरेली के तिलक भवन कांग्रेस कार्यालय पर की गई थी। हमारी मौजूदगी भी यहीं पे और इस पे के.एल. शर्मा ने अगर बात करें तो राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री है उनको लेकर भी जो पार्लियामेंट में एक बयान दिया था उस पर भी उन्होंने तीखा हमला बोला है और अयोध्या के मुद्दे पर भी उन्होंने तीखा हमला बोला है। हम कोशिश करेंगे कि हमारे साथ जुड़ सके, लेकिन अभी तक जिस तरीके से वो बिजी है उसको लेकर के हम यहाँ से इस कांग्रेस कार्यालय से आपको ये सारी जानकारी दे रहे हैं कि जिस तरीके से ये देखने को मिल रहा है, इसको लेकर के एक बड़ा हमला है अमेठी सांसद और या यूं कहें कि पूर्व प्रतिनिधि रायबरेली सांसद राहुल गांधी के के.एल. शर्मा है और उन्होंने इस तरीके की आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। जी हाँ बिल्कुल, लगातार कहीं ना कहीं बैठकों का दौर जारी है और जगह जगह ये बैठक हो रही है। कांग्रेस के जो तमाम प्रतिनिधि है वो पहुंच रहे हैं और जो सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, चाहे वो परीक्षा को लेकर के, पेपर आउट को लेकर के हो, बेरोजगारी को लेकर के हो। लेकिन सवाल ये है इंद्रवीर कि आखिरकार जिस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रतिनिधिमंडल कह लीजिए, जो एक बैठकों का दौर कह लीजिए, इसका जो असर है वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? या ये आरोप लगाते हैं बार बार कांग्रेस के जो नेता हैं कि कहीं ना कहीं सरकार उनकी बातों को अनदेखा कर रही है और जो लोग हैं जो आरोपी होने चाहिए उनको सरकार को उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, उनको बचाने का काम कर रही है। फिर भी कहीं ना कहीं 2027 से पहले क्या ये माना जाए कि कांग्रेस जो है वो समाजवादी पार्टी से ज्यादा सड़कों पर दिखती हुई नजर आ रही है और जो मुद्दे हैं उसको उठाते हुए नजर आ रही है? शायद यही कारण है कि इस वक्त चर्चा का केंद्र कांग्रेस बनी हुई है। देखिए, बिल्कुल सही कह रहा है। जिस तरीके की अब माहौल है, जिस तरीके के रिजल्ट रहे हैं पूर्व के चुनाव में, मैं खासकर अगर बात करूं बिहार, बंगाल और हरियाणा, दिल्ली, इन सब की अगर बात करूं, इन सब में कांग्रेस का खाता बहुत ही शून्य रहा है। और उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश से देखिए विपक्ष अगर माना गया है, मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं, तो कहीं ना कहीं सपा जो है समाजवादी पार्टी जो है वो एक ठीक ठाक टक्कर देने वाली पार्टी मानी जाती, किसी के सरकार के खिलाफ रही हो। तो देखिए चुनाव दो ही पार्टियों में ज्यादातर देखने को मिलता है, लेकिन जो गठबंधन रहा है विगत ईयर में या विगत जो चुनाव रहे उनमें, उस गठबंधन को लेकर के जिस तरीके से कांग्रेस एक्टिव है, अभी हम फिलहाल कह सकते हैं कि शायद ये गठबंधन आगे देखने को मिलेगा या नहीं, अभी क्वेश्चन मार्क है। लेकिन अगर गठबंधन होने के आसार अभी तक फिलहाल नजर नहीं आ रहे। जैसे आपने सवाल किया कि क्या कांग्रेस जिस तरीके से एक्टिव मोड में है, जिस तरीके से कांग्रेस जन जन तक और हर एक मुद्दे पर जमीन पर दिख रही है, तो डेफिनेटली वो खामियाजा जो उन्होंने दिल्ली, हरियाणा और अगर मैं बात करूं पश्चिम बंगाल या बिहार, ऐसे तमाम जगह भुगता है, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सतर्कता है। और वही एक वजह है कि हर एक मुद्दे पर विपक्ष अब हमलावर है और जमीन पर जाकर के अपनी रणनीति बनाता दिख रहा है 2027 उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के। एक सवाल है अंतिम इंद्रवीर कि आखिरकार सबसे बड़ी बात है कि जो नए प्रभारी बनाए गए हैं अविनाश पांडे जी की जगह, उनकी एक मांग जो निकल करके सामने आ रही है कि सीटों का बंटवारा ऐसा होना चाहिए 2027 से पहले और बराबरी की बात की जा रही है। उस पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने भी बात की है कि आगे चल के जो शीर्ष नेतृत्व है वो तैयारी करेगा। एक सवाल ये है कि जो अंदर बैठक चल रही है या आपने भी बात की होगी, तो क्या आपको लगता है कि क्या कांग्रेस अब बराबरी के मूड में है? जो सीट है उसको बराबरी को लेकर के कहीं ना कहीं जो नेता है, कार्यकर्ता है, वो शीर्ष नेतृत्व से डिमांड करते हुए नजर आ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ अगर बात हो तो बराबरी की बात हो 2027 के इलेक्शन के लिए। देखिए अखंड ये कभी संभव नहीं हो सकता। विगत चुनाव में हमने इससे पहले देखा है कि क्या हुआ था और हमेशा से मतभेद अगर रहा है तो सीट के बंटवारों को लेकर हुआ है। और ये बंटवारा देखिए जैसे मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अगर मैं बात करूं तो एक समय ऐसा था कि जब यूपीए सरकार थी तो उस समय तो मजबूती थी, लेकिन उसके बाद सत्ता जाने के बाद से अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं उस मुद्दे पर या यूं कहें कि उस तरीके से जो है सीट बंटवारे पर कभी मंथन जो हुआ वो सही से नहीं हो पाया और उसी का खामियाजा पार्टी को मिला, कांग्रेस को, कि 2 सीट निकल पाई थी। एक रायबरेली के
इससे पहले पूर्व में जो है वहां की थी और उसके बाद एक और कहीं की थी, 2 सीट निकली थी। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो सीटों पे मतभेद हमेशा रहता है और अगर गठबंधन होता है जैसे आपने कहा तो क्या सीट 50-50 होगी या क्या होगा, अब ये आने वाला समय तय करेगा। हम आप अभी इसको क्लियर नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, सीटों का मतभेद हमेशा दोनों पार्टियों पर है। सीटों की मतभेद को लेकर अगर गठबंधन होता है या नहीं होता है तो वो एक अलग विषय होगा, लेकिन सीट बड़ा मुद्दा होगा, किन सीटों पर लड़ा जाएगा चुनाव। और देखिए वैसे भी अगर गठबंधन नहीं भी होता है तो रायबरेली की अगर मैं बात करूं तो रायबरेली में ज्यादातर जो है कांग्रेस फिर अपने प्रत्याशी नहीं उतारती। ऐसे बड़े जगहों पर कई बड़े जिलों में कांग्रेस या हो तो फिर या सपा हो तो अपने जो प्रत्याशी हैं वो नहीं देते हैं। तो ये एक तरीके का गठबंधन ना होने के बाद की बात करूं तो ये अक्सर देखने को मिला, गठबंधन ना होने के बाद भी प्रत्याशी नहीं रहे मैदान में। तो इसका मतलब ये तो साफ साफ है कि देखिए इंडिया अलायंस, अब इंडिया अलायंस के टुकड़े हो चुके हैं और इंडिया अलायंस में कोई भी ऐसा व्यक्तित्व अभी या व्यक्ति या यूं कहें कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो इंडिया अलायंस को मजबूती से उठा सके। हर आदमी जब एक राज्य का चुनाव खिसकता है तो हर एक अपोजिशन निकल के आता है इंडिया अलायंस में और जब उसके बाद वो इंडिया अलायंस का नाम लेता है तो इंडिया अलायंस गायब रहती है। तो अभी डेफिनेटली ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ अपने दम पर रह गया है। 2027 बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और अगर बात करें राजनीतिक की तो राजनीति के कहीं ना कहीं गलियारों में ये भी चर्चा है कि हो सकता है नवंबर या दिसंबर में चुनाव हो सकते हैं और अगर जनवरी फरवरी मार्च तक अगर ये चुनाव गया तो डेफिनेटली उस तरीकों को लेकर के फिर आने वाला समय तय करेगा। लेकिन रायबरेली की अगर बात करें 6 विधानसभा है, उन 6 विधानसभा में 4 अभी जो है वो सपा के पास है और 2 अगर बात करें तो वो भाजपा के पास है। इन दोनों में भी समीकरण जो है वो अलग अलग है, सब में 6 विधानसभा में। फिलहाल वक्त तय करेगा कि 50-50 का इनका गठबंधन होगा या फिर गठबंधन होगा या नहीं होगा। ये भी अभी तमाम सारे ऐसे सवाल हैं जिन पर अभी कुछ कहना अतिशोक्ति होगी। अखंड जी हाँ बिल्कुल इंद्रवीर, सबसे बड़ी बात है कि एक सवाल जरूर कीजिएगा इस बैठक में, वहां पर हैं अगर आपसे बातचीत हो कि आखिरकार जो सीटों की लड़ाई है उससे कैसे निपटेंगे और क्या समाजवादी पार्टी की जो डिमांड है या समाजवादी पार्टी जो बार बार कह रही है कि शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि आप लोग जिस तरीके से मैदान में हैं और 2027 के इलेक्शन से पहले हर जगह आप कहीं ना कहीं मजबूती के साथ विपक्ष की भूमिका में हैं, तो क्या आप इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं और गठबंधन में छोटे भाई की भूमिका निभाएंगे या बड़े भाई की भूमिका निभाएंगे? इस पर भी जरूर सवाल कीजिएगा, लेकिन इतना जरूर पूछिएगा क्या ये जो सीटों की लड़ाई है वो कहीं ना कहीं गठबंधन पर भारी पड़ती हुई तो नजर नहीं आ रही है। इस तमाम जानकारी के लिए इंद्रवीर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इतना जरूर ये सवाल जरूर पूछ लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप। बिल्कुल शुक्रिया। अब एक और खबर है, आप राजधानी लखनऊ से है। राजधानी लखनऊ में भी दबंगों के जो हौसले हैं वो लगातार बढ़ चुके हैं और सबसे बड़ी बात की जाए तो गोमती नगर इलाके के पत्रकारपुरम चौराहे पर एक ऐसी घटना घटित हुई है, कहीं ना कहीं उसने सुरक्षा के दावों की पोल खोल दी है और यूं कहें कि सुरक्षा के दावों की पोल नहीं खोली है बल्कि कहीं ना कहीं एक चैलेंज है, अपराधियों का खुला चैलेंज है। क्योंकि जिस पत्रकारपुरम, वो भी गोमती नगर इलाका, वीवीआईपी इलाका बोला जाता है, वहां चौराहे पर एक होटल, एक रेस्टोरेंट है, मनीष ईटिंग पॉइंट। उस जगह पर जहां पर 10 कदम की दूरी पर पुलिस चौकी है, यूं कहें कि पुलिस चौकी वहां पर है, वहां पर ही 2 गुटों में झड़प हो जाती है। फायरिंग की बात निकल करके सामने आती है और कहीं ना कहीं जो अपराधी हैं उनको पुलिस जरूर गिरफ्तार करती है, लेकिन इनके हौसले इस कदर मजबूत है इन अपराधियों के कि जो 2 गुटों के बीच में झड़प होती है तो दूसरा गुट होता है वो फायरिंग कर देता है, जिसमें एक रसोइये को गोली लग जाती है। पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि गोमती नगर जैसे वीवीआईपी इलाके में और चंद कदम की दूरी पर चौकी है, वहां पर इस तरीके की आपराधिक घटना घटित हो जाती है और कहीं ना कहीं अपराधियों का खुला चैलेंज जो है वो पुलिस को दिया जाता है। 2 अपराधी या 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन उन लोगों का आरोप है कि दूसरे गुट ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। वो उनके घरों के बाहर जाकर के ना सिर्फ तोड़फोड़ कर रहे हैं बल्कि फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस के आला अधिकारियों का इस पूरे मामले में बयान आया है, लेकिन सवाल यही है कि अगर गोमती नगर जैसे सेफेस्ट इलाके में, गोमती नगर जहां पर पुलिस चौकी चंद कदमों की दूरी पर और वहां पर पुलिस की हमेशा मुस्तैदी रहती हो, वहां पर अगर इस तरह की घटना घटित हो जाएगी तो सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल क्यों नहीं खड़े होंगे? सुरक्षा व्यवस्था पर जो तमाम दावे किए जाते हैं कि सुरक्षित है, उस पर क्यों नहीं धब्बा लगेगा? और सबसे बड़ी बात है कि अगर इस तरीके के मौखौल उड़ाने वाली तस्वीरें सामने आएंगी राजधानी लखनऊ के वीवीआईपी इलाके से, तो कहीं ना कहीं पुलिसिया जो कार्रवाई है उस पर भी सवाल खड़े होंगे। फिलहाल इस पूरे मामले पर जो पुलिस है उसने बयान दिया है और साफ तौर पर आरोपियों के लिए धरपकड़ के लिए टीमों को गठन भी किया गया है, लेकिन सवाल यह है कि पत्रकारपुरम जैसे व्यस्त चौराहे पर इस तरीके की घटना का घटित हो जाना
और कहीं ना कहीं एक और सवाल भी है, क्योंकि वहां पर जो तमाम जो वहां पर होटल्स बने हुए हैं, वहां पर रोड तो है लेकिन वो अतिक्रमण हो चुका है उन रोडों पर। तमाम जो वहां गाड़ियां हैं वो खड़ी होती हैं, वहां पर तमाम मजमा लगा रहता है और ठीक चौराहे की बात है, लेकिन पुलिस पर इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती। आप अगर किसी हॉस्पिटल के बाहर गाड़ी खड़ी कर देते हैं तो वहां चालान कट जाएगा, लेकिन पत्रकारपुरम चौकी जो है और पत्रकारपुरम चौराहे के पास अगर उस होटल या रेस्टोरेंट के बाहर आपकी गाड़ी खड़ी है तो चालान नहीं कटेगा। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है, आखिरकार क्यों इन होटल मालिकों को इस तरीके की छूट दी जाती है और क्यों इन लोगों को छोड़ दिया जाता है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है और सबसे बड़ी बात है कि अगर इन आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं हुई तो एक मैसेज आएगा इन आरोपियों के अंदर कि हम पुलिस से बड़े हैं और शायद इस तरीके की चीजें बढ़ती हुई नजर दिखाई देंगी। मेरा चलान है। बिल्कुल अखंड मेरे साथ है शोरीलाल शर्मा जी है, अमेठी सांसद और लाइव पे है सर, हम डिजिटल IBC 24 पर अखंड सर है सर हमारे साथ एंकर। तो अखंड जी, सवाल आपका सवाल जिसे बताया मैंने कि नीट परीक्षा को लेकर के बात कर रहे हैं और जन जन तक ये छात्रों को रायबरेली सांसद जो है पहुंचा रहे हैं और उनकी समस्या जो भी है, जो पेपर लीक है उनको सुन रहे हैं, तो उस तरीके की बात नहीं जानते सर किस तरीके का याद ये है सर? नहीं, ये हमारी कांग्रेस पार्टी का आह्वान है कि जिन बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, पेरेंट्स के साथ अन्याय हो रहा है, जो और प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, इसको लेके हम लोग एक जन जागरण जो राहुल जी ने कोटा से शुरू किया, उसी को लेके एक आह्वान था कि हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकार बंधुओं को, क्योंकि आप लोगों की बात जन जन तक जाती है, इसमें हम आप लोगों का भी सहयोग चाहते हैं कि जो हिंदुस्तान का ज्वलंत मुद्दा है उसको आप इसको पार्टी लाइन पे ना सोचिए, इसको युवाओं का मुद्दा सोच के जन जन तक पहुंचाइए, उसमें आप हमारी मदद। ठीक है सर। और सर अब जानना चाहेंगे अयोध्या मुद्दे पर सर, जिस तरीके से चल रहा है, 8 लोग गिरफ्तारी हुई है, तो आप कह रहे थे अभी कि कठपुतलियों को फंसाया जा रहा है, बाकी मगरमच्छों को बाहर कर दिया गया है, कैसे आप कह रहे हैं सर? नहीं, कठपुतली का ऊपर नचाने वाला होता है ना, ऐसे जी जी जी, वो कठपुतली तो डांस उनके इशारे पे कर रही है। वो आप किन के इशारे पर? जो बड़े लोग हैं। कौन है बड़े लोग सर? बड़े लोग हैं, भाजपा में बैठे हैं, RSS में बैठे हैं, लोग जानते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट नहीं जानती है। अच्छा, गवर्नमेंट को जानना चाहिए। हम यही कह रहे हैं कि भाई आपने जन जन की आस्था से खेला है, ठीक है, उस आस्था से मत खेलो। आपने अभी कहा आप लोग भी जा रहे हैं दर्शन करने। हम जाते हैं, जो हम तो अभी कोई ये नहीं है, पहले भी जाते हैं। जी, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, हम भी मानते हैं, मैं हिंदू हूँ, मैं भी अपने धर्म को मानता हूँ, दूसरे धर्मों का इज्जत करता हूँ। सूबे के मुख्यमंत्री ने कहा है कि जल्द ही हाल में उनका दौरा था कि दूध का दूध पानी का पानी किया जाएगा, जो भी होगा बख्शा नहीं जाएगा उनको, और जो है एक अलग तरीके की सजा उनको देखने को मिलेगी। मैं तो CM साहब की बात को मानूंगा अगर करेंगे ये चीज। अगर वो कहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी होगा, बहुत अच्छी बात है, ये करें। तो कहने कथनी और करने में फर्क नहीं होना चाहिए। अगर CM साहब कह रहे हैं तो फिर वो करके भी दिखाएं। ठीक है सर। अब एक सवाल आपसे एक सवाल है आपसे सांसद जी, एक सवाल ये है कि 2027 के चुनाव से पहले लगातार आप लोग एक विपक्ष की बड़ी भूमिका में नजर आ रहे हो और लगातार एक के बाद एक, चाहे नीट पेपर हो, चाहे अभ्यर्थियों की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, लगातार एक के बाद एक आप सड़क पर नजर आ रहे हैं। लेकिन एक सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी यहाँ मुख्य भूमिका में है, क्या आप बड़ी भाई की भूमिका में रहेंगे, छोटे भाई की भूमिका में रहेंगे? एक सवाल आपसे है। देखिए, हम लोग नेशनल पार्टी है, ठीक है, तो हम अपनी नेशनल पार्टी का रोल अदा करेंगे, ठीक है, रीजनल पार्टियों को रीजनल पार्टी का रोल अदा करना, ठीक है। तो यही राहुल जी का कहना है कि राहुल जी लीडर ऑपोजिशन है, तो हाउस में जो उनका दायित्व बनता है, जो देश के प्रति दायित्व बनता है, वो राहुल जी बखूबी उसको निभा रहे हैं। तो ये जो भी रीजनल पार्टियां हैं, इनका भी दायित्व बनता है कि इस मुहिम के अंदर जो छात्रों के भविष्य के, युवा के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, उसमें एकजुट सांसद जी, एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि आपने बात की कि जो रीजनल पार्टीज हैं उनका भी दायित्व बनता है, तो आप मानते हैं कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में इस दायित्व को नहीं निभा रही है? नहीं, अब ये मैं कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि उनकी पार्टी का विषय है, मेरा बोलना उचित नहीं बनता। मैं अपनी पार्टी की बात कर सकता हूँ, क्योंकि अखिलेश जी भी मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी मैं बात नहीं कर सकता। उनकी पार्टी के अंदर क्या विचार चल रहा है, क्या चल रहा है, वो उनकी स्ट्रेटजी है। लेकिन हमारी स्ट्रेटजी मैंने आपको बताया कि राहुल जी युवाओं की लड़ाई, छात्रों की लड़ाई, अभिभावकों की लड़ाई
बेरोजगारी की लड़ाई ये सब लड़ रहे हैं। लेकिन ये दिख रहा है, जैसे अखंड जी ने कहा, मैं थोड़ा सा रोकूंगा गर्दन को, कि अब इस समय कांग्रेस अगर बात करे, 2027 का चुनाव नजदीक है, मैं ये नहीं कहूंगा 27 को देखते हुए, लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से अब हर एक मुद्दे पर फील्ड पर दिख रही है, और इसके पहले भी राहुल गांधी जी ने जो है तमाम सारी जनसभाएं की और पैदल मार्च किया, उसको लेकर के हर एक मुद्दे पर बात कर रही है। तो 2027 में क्या लक्ष्य होगा कांग्रेस का, मैं आपसे जानना चाहूंगा। नहीं, देखिए, क्या लक्ष्य तो हमारा है कि सांप्रदायिक ताकतों को हमको पराजित करना। जी लक्ष्य हमारा ये है। जी, जो ये सांप्रदायिकता का माहौल पूरे देश में फैलाया जा रहा है, ऐसी शक्तियों को हमको हराना है, ये हमारा लक्ष्य। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो हमारे साथ और उन्होंने अपनी बातें मुखरता के साथ रखी है। जी बिल्कुल बिल्कुल इंद्रवीर, और कहीं ना कहीं साफ तौर पर इनकी बातों से एक बात और भी झलकी है इंद्रवीर की, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की भूमिका और दायित्व को लेकर के भी वो इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं कटाक्ष करते हुए, तंज करते हुए नजर आ रहे थे। तो साफ तौर पर अब थोड़ा सा एक कहते हैं ना कि जो इंडिया गठबंधन है, जो भले गठबंधन तो है, लेकिन अभी भी सारी चीजें एक साथ एक एक बात एक कहते हैं ना कि एक कॉमन चेयर पर आई हुई नहीं है। और जिस तरीके से कांग्रेस लगातार एक के बाद एक हर एक मुद्दे को हाईलाइट करती हुई नजर आ रही है और हर एक मुद्दे को ग्रैब करती हुई और सड़कों पर उतरती हुई नजर आ रही है, एक बड़ा चैलेंज दे सकती है आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी को। और हर जगह ये दिखाई दिया है, दिल्ली में भी दिखाई दिया है, उसका रिजल्ट आया कि आम आदमी पार्टी सत्ता से बेदखल हो गई। बहुत सारी जगहों पर इस तरीके की स्थितियां आई हैं जो जहां पर कांग्रेस ने बहुत बड़ा सेटबैक दिया है उन तमाम रीजनल पार्टीज को। और आज जिस तरीके से इंद्रवीर ने बात भी की है, अमेठी से सांसद हैं के.एल. शर्मा जी, और उनका साफ तौर पर कहना था कि जो रीजनल पार्टीज हैं वो अलग है और हम नेशनल पार्टी हैं, लेकिन रीजनल पार्टी पर एक कंज जैसा था। बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रवीर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। पंकज के पास चलते हैं, पंकज हमारे साथ बने हुए सोनभद्र से। पंकज, कौन सी खबर है सोनभद्र से आज की? पंकज सुन पा रहे हैं आप? पंकज के पास दोबारा आएंगे, सुन नहीं पा रहे हैं। आप अभिषेक सिंह के पास चलते हैं। अभिषेक, कौन सी खबर है भदोही से? जी अखंड, अगर मैं भदोही की बात करूं तो भदोही की एक मैंने अभी खबर जो है कि पुष्टि कर भेजी है। ये खबर है भदोही के चौरी थाना की, जो भदोही अंतर्गत चौरी थाना, भदोही जनपद में चौरी थाना जो है कि एक बहुचर्चित थाना कहा जाता है। चौरी थाना अंतर्गत कन्हैया फाटक एक जो है कि जगह पड़ता है। वहाँ एक विक्षिप्त महिला जो है कि दिखाई देती है कल की डेट में। वहाँ जो वह महिला दिखाई देती है तो वहाँ के जो ग्रामीण है वह शिकायत करते हैं। शिकायत करने के बाद 100-100 डायल पर शिकायत करते हैं। शिकायत करने के बाद जब पीआरबी के जवान पहुंचते हैं तो वो लगातार जो है कि इस तरीके की प्रतिक्रिया देते हैं। जो शिकायत करता है उसे यह कहते हैं कि एप्लीकेशन दो, फला फला, ये करो, और शिकायत क्यों किया। मतलब कि एक व्यक्ति अगर शिकायत कर रहा है तो उस पर पुलिस भी एक सवाल निशान खड़ा कर रही है कि आपने शिकायत क्यों किया, और अगर आपने शिकायत किया तो इसका पुष्टि भी करिए, एप्लीकेशन दीजिए, मेरे साथ चलिए। मतलब कि एक कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल निशान पैदा करता है कि आखिरकार जो आम आदमी का अधिकार है उसकी भी हनन की जा रही है पुलिस या रवैया के द्वारा। तो पुलिस का काम क्या है? पुलिस का काम कार्रवाई करने का है। पुलिस की काम लोगों की शिकायत लेकर उस पर जो भी शिकायत करता है उस पर कार्रवाई करने का, इस तरीके से धौंस देने का है। पुलिस क्या है? मित्र पुलिस का टैग है उत्तर प्रदेश पुलिस में, और कई जगह पर वो पुलिसिंग दिखाई भी देती है लोगों को सहयोग करते हुए। अगर भदोही पुलिस इस तरीके काम करे तो सवाल खड़े होंगे, आखिरकार क्या वजह है कि इस तरीके के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करने से इनकार कर दिया, ये सीधे तौर पर मना कर दिया। जबकि ऐसा देखा जाता है कि जब कोई भी विक्षिप्त महिला या फिर कोई पुरुष किसी भी इलाके में दिखाई देता है तो कहीं ना कहीं शक के दायरे में आता है कि कौन है, कहाँ से है। उसकी सूचना तो सबसे पहले प्रथम दृष्टया पुलिस को ही दी जाती है, जहां तक जानकारी लगातार आती रहती है। इस पर भी कन्हैया फाटक के मिश्रा जी हैं, मिश्रा जी द्वारा जो है कि 100-100 डायल 112 पर मदद के लिए जो है गुहार लगाई गई कि कम से कम पुलिस आएगी और जो भी राहगीर भटका हुआ है या फिर कोई विक्षिप्त महिला है, मानसिक रूप से परेशान है, उसकी मदद की जाएगी। लेकिन इसके बजाय आप वीडियो में देख सकेंगे, वीडियो भी मैं कहूंगा जरा वो दिखाएं दर्शकों को, उसमें किस तरीके से पुलिस किस लहजे में बातचीत कर रही है शिकायतकर्ता को, और किस तरीके से डांट फटकार लगा रही है कि क्यों शिकायत किया। ऐसे बहुत शिकायत आते हैं और चीजों की शिकायत नहीं दिखती है, ऐसी ही चीजों पे शिकायत किया जाता है, पुलिस को परेशान किया जाता है। मतलब कि अपने कार्य को न करने का एक नया धमाका, एक नया जो है कि फरमान दिखाने का प्रयास कर रही है पुलिस।
नहीं तो पुलिस क्या करने के लिए, शिकायत ही तो आदमी करेगा। अगर कुछ उसको लगेगा, डाउटफुल लगेगा तो शिकायत करेगा ही करेगा। और पुलिस को लगता है कि आपने गलत शिकायत की, ठीक है आप एक्शन ले लीजिए, पर आपको किसने अधिकार दिया है कि आप इस तरीके से किसी के साथ बर्ताव कीजिए, उसका अपमान कीजिए, उसके साथ इस तरीके की बदतमीजी कीजिए? पुलिस का काम क्या है भाई? पुलिस का काम करने का है ना। पुलिस अगर काम नहीं करेगी तो कौन काम करेगा? लगातार भदोही में अगर देखा जाए अखंड जी, तो पुलिस महकमे पे लगातार सवाल उठने का एक नया जो है कि खबर देखने को मिलता। अभी कुछ दिन पहले की घटना है, चौरी थाना पे ही एक कांस्टेबल सुरेश यादव पर आरोप लगाए जा रहे थे कि लगातार ये 5 वर्षों से यहाँ तैनात है। इसके पहले 100 डायल पर पीआरबी के जवान में तैनाती उनकी हुई थी, लेकिन इसकी आड़ में वह 5 वर्षों से लगातार अपनी पूरी एक बैकग्राउंड सेट कर रखे थे वहां, जैसे कि पेड़ कटाई हो, खनन माफियाओं से संबंध हो, इस पर उन पर बड़ी निगाहें बनी हुई थी और कहीं न कहीं एक व्यापार का बड़ा जो है कि व्यवसाय चल रहा था। इस पर जब ट्वीट की गई तब जाकर के उनका ट्रांसफर भदोही कर दिया गया। अब बिल्कुल सबसे बड़ी बात है अभिषेक, अगर पुलिस अपने काम से ही पीछे भागने लगेगी और हर शिकायतकर्ता पर ही इस तरीके से अपना रौब गांठने लगेगी तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी ना। कैसे समस्या का समाधान होगा? कोई शिकायत करता है या किसी ने शिकायत की है तो पुलिस का काम है कि आप उस शिकायत को सुनिए और अगर कुछ गलत है तो उसको सामने लाइए। लेकिन पुलिस अगर इस तरीके से लोगों को हड़काने का काम, उसको अपमानित करने का काम, उसको रौब दिखाने का काम, उसको परेशान करने का काम करेगी तो ये जो मित्र पुलिस का टैग है वो तो हट जाएगा। मित्र पुलिस कहाँ रह जाएगी? फिर वो तो लोगों के लगेगा, लोगों के मन में जो पहले भी तस्वीर थी पुलिस के साए में, खौफ के साए में रहती थी जनता, मित्र तो रही नहीं जाएगी ना। जी बिल्कुल, एक तरीके से अगर देखा जाए तो पुलिस का कार्य सबसे पहले मदद पहुंचाना है हर व्यक्ति को, और मदद के उपरांत अगर आप जो है कि किसी शिकायतकर्ता कोई परेशान करे, उसको ही थ्रेट दें तो ये कहीं न कहीं गैर कानूनी है। इस पर भी कार्रवाई करने की आवश्यकता है, खास तौर से भदोही बिल्कुल पुलिस। कार्रवाई करनी चाहिए। और आप एक काम करिएगा इस पूरे मामले पर, अगर हो सकेगा तो आप वहां के कप्तान से जरूर बात कीजिए कि आखिरकार हम लोग लगातार इस तरीके के मामले को देखते आए हैं और अगर पुलिस शिकायतकर्ता के साथ इस तरीके का बर्ताव करेगी तो कैसे कोई हिम्मत जुटा पाएगा पुलिस के पास जाने का? ये एक आप जरूर सवाल कीजिएगा और जरा रिएक्शन हमारे दर्शकों को भी दिखाएगा इस पूरे मामले पर कप्तान ने क्या कुछ कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभिषेक ने बताया कि कुछ पुलिस वाले या कुछ वर्दीधारी किस तरीके से यूपी की जो मित्र पुलिस है उसका भंडारार करते हुए नजर आ रहे हैं और अगर कोई शिकायत करता जाता है शिकायत लेकर के तो उसे अपमानित करने का काम करते हैं और उसको ही उसके ऊपर ही रौब दिखाते हैं, उसको उसके अंदर खुद पुलिस का जो खौफ है वो पैदा करने का काम करते हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि अगर कोई शिकायत करता, कोई आम व्यक्ति पुलिस के पास जाता है कि मदद की गुहार लगाने के लिए, तो पुलिस अगर उसके साथ इस तरीके का व्यवहार करेगी तो आखिर वो पुलिस के पास कैसे जा पाए? फिलहाल 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, हमें इजाजत, धन्यवाद।